एक गांव में गोपाल नाम का आदमी अपनी पत्नी ऋतु के साथ रहता था। पूरे गांव में गोपाल मिश्रा जी नाम से मशहूर थे। गांव का हर आदमी उसे मिश्रा जी नाम से ही जानते थे। गांव में कुछ ही आदमी ऐसे थे जिन्हें उसका असली नाम गोपाल मालूम था। गोपाल ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही उसे कोई काम आता है, इसलिए वह मेहनत मजदूरी ही कर सकता था और मेहनत मजदूरी वह करना नहीं चाहता था। इसीलिए वह सारा दिन घर पर ही रहता है। वह सुबह होते ही अपने घर के दरवाजे के आगे बैठ जाता है और सारा दिन बैठे बैठे ही गुजार देता है। गांव के सभी आदमी उसे आलसी और कामचोर कहा करते थे, जबकि मिश्रा जी की पत्नी बहुत ही होशियार और चालाक थी। एक दिन ऋतु गोपाल से बोली, देखो जी, मैं अब आपसे बहुत परेशान आ चुकी हूँ। अब ऐसे काम नहीं चल सकता। बहुत दिन सब्र कर लिए तुम्हारे साथ तंगी में। अब बहुत हुआ। अरे ऋतु, क्या हो गया? आज तुम्हें क्यों इतनी आग बबूला हो रही हो? तुम सुबह होते ही घर के बाहर बैठ जाते हो और सारा दिन बैठे बैठे ही निकाल देते हो। अब मुझसे तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी नहीं खींची जाती। मैं कब तक दूसरों के घरों में काम करके तुम्हारा पेट भरूं? ऐसा कब तक चलेगा? बस अब बहुत हो चुका। या तो तुम कोई काम करो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अरे ऋतु, ऐसा कभी सोचना भी मत। अगर तुम मुझे अकेला छोड़कर अपने मायके चली जाओगी तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगा। इसके अलावा अब कोई चारा भी तो नहीं है। अब तो मैं यहाँ तभी रहूंगी जब तुम 2 पैसे कमा कर लाओगे, वरना मैं चली जाऊंगी। अरे ऋतु, मैं करूं तो क्या करूं? मैं अनपढ़ गवार हूं। मेहनत मजदूरी के अलावा कोई काम मिलता ही नहीं है। आज अगर मैं थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा होता ना, तो मेरी कहीं ना कहीं नौकरी अवश्य ही लग जाती। तुम मेरे सामने अपनी कमजोरियों का रोना मत रोया करो। दुनिया में बहुत से अनपढ़ लोग हैं। क्या वो भूखे ही मर रहे हैं? वो मेहनत करते हैं। तुम्हारी तरह अपनी कमजोरियों का रोना नहीं रोते हैं। बिंदु, तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? ऐसा कौन सा काम करूं जिससे धन मेरे पास दौड़ा दौड़ा चला आए और हमारी गरीबी दूर हो जाए? मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हारे मन में जो आए वह करो। चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, वह तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अब तुम्हें घर का खर्चा चलाना ही होगा। ऋतु, तुम मुझे चोरी करने की सलाह दे रही हो। क्या अब मैं चोरी करूं? तुम्हारे बस का तो चोरी करना भी नहीं है। चोरी करने में भी दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है और मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। तुम जैसे निठल्ले कामचोर के बस का काम नहीं है। अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर मिश्रा जी अपने दोस्त मोहित के घर जाता है और फिर मिश्रा जी मोहित से कहता है, भाई मोहित, मुझे ये बताओ कि चोरी करने के लिए क्या करना पड़ता है? अरे मिश्रा जी, कैसी बेवकूफी जैसी बातें कर रहे हो? क्या मैं चोर हूँ जो तू मुझसे चोरी करने के बारे में पूछ रहा है? अरे अरे, मेरा मतलब वो नहीं है मोहित भाई। तो फिर तुम्हारा मतलब क्या है? दरअसल कुछ ऐसी बात है मोहित भाई, मैं चोर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा था। मिश्रा जी, तू कितना सीधा साधा और भोला इंसान है। फिर तू चोरी करने की सोच भी कैसे सकता है? अरे चोरी करना तो बहुत ही बेकार बात है। ऐसे तो पूरे गांव में तेरी इज्जत खराब हो जाएगी। अगर तुझे किसी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया ना, तो फिर तेरी खैर नहीं है। तो फिर मोहित भाई, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे 2 पैसे कमा सकूं? अरे मेहनत मजदूरी करो भाई, और क्या करोगे? अपने दोस्त की यह बात सुनकर मिश्रा जी निराश हो जाता है और फिर अपने घर चला जाता है। घर पर उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही ऋतु मिश्रा जी को देखती है तो वह मिश्रा जी से कहती है, मैंने सोच लिया है तुम क्या काम करोगे। तुम ज्योतिषी बन जाओ। अरे ऋतु, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ज्योतिषी कैसे बन सकता हूँ? मैं ज्योतिष विद्या के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। देखो जी, आज तक आप अपनी मर्जी ही करते रहे हो। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज से आपको वही करना होगा जो मैं कहूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। नाराज मत हो ऋतु, बताओ आखिर मुझे क्या करना है? तुम्हें कुछ नहीं करना। जो करूंगी मैं करूंगी। बस जैसा मैं कहती जाऊं तुम वैसा करो। फिर ऋतु ने मिश्रा जी को अपनी योजना समझाई। उसके बाद ऋतु अपनी पड़ोसन गीता के पास गई और गीता से बोली, गीता, जानती हो मेरे पति बहुत बड़े ज्योतिषी बन गए हैं। उनसे किसी भी चीज के बारे में पूछो तो वह सब कुछ बता देते हैं। तुम सच कह रही हो ऋतु? हाँ बहन, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इस प्रकार ऋतु आसपास के कई घरों में जाकर यह खबर फैला देती है कि उसका पति बहुत बड़ा ज्योतिषी बन गया है और फिर अपने घर जाकर मिश्रा जी से बोलती है, देखो जी, मैं तुम्हारे ज्योतिष विद्या की खबर
पूरे गांव में फैलाई हूँ। अब तुम मेरी चतुराई का कमाल देखना कि मैं करती क्या हूँ। फिर ऋतु रात होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही चारों तरफ अंधेरा हो जाता है तो ऋतु अपनी पड़ोसन गीता की बकरी को खोलकर चुपचाप गांव के बाहर जंगल में एक पेड़ में बांध आती है। सुबह होने पर जब गीता को पता चलता है कि उसकी बकरी कोई चोरी करके ले गया है, यह सुनकर गीता जोर जोर से रोने लगती है। गीता के रोने की आवाज सुनकर कुछ ही देर में गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उतने में ही गीता का पति राहुल आ जाता है। वह गीता से कहता है, अरे गीता, क्या हो गया? तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, कोई नाच पीटा हमारी बकरी खोल कर ले गया। यह तुम क्या कह रही हो गीता? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे गांव में तो आज तक चोरी नहीं हुई, फिर आज अचानक हमारी बकरी कौन खोल कर ले गया? तभी भीड़ में से गांव का एक आदमी राहुल से कहता है, राहुल भाई, मैंने सुना है कि मिश्रा जी ज्योतिषी बन गया है। तुम्हें अपनी गाय के बारे में उसे मालूम करना चाहिए। शायद वो जानता हो कि तुम्हारी गाय कौन ले गया है। फिर राहुल अपनी पत्नी गीता के साथ मिश्रा जी के घर की ओर चल पड़ता है। जब ऋतु ने गीता और राहुल को अपने घर की ओर आते देखा तो ऋतु अपने पति से बोली, हमारी योजना काम कर गई। गीता अपने पति के साथ हमारे घर आ रहा है। फिर गीता मिश्रा जी के पास आकर बोली, ज्योतिष मिश्रा जी, कल रात कोई कमबख्त नाच पीटा हमारी बकरी चुरा कर ले गया। हमने सुना है तुम ज्योतिषी बन गए हो। आप जरा ज्योतिष विद्या से झात करके बताइए कि हमारी बकरी कहाँ है, उसे कौन चोरी करके ले गया है। मिश्रा जी कुछ देर सोचने के बाद बोला, तुम्हारी बकरी को खोलकर कोई नहीं ले गया है, बल्कि वह खुद रस्सी तोड़कर जंगल की ओर चली गई। इस वक्त तुम्हारी बकरी गांव के बाहर जंगल में चल रही है। जाओ जल्दी जंगल से अपनी बकरी ले आओ, इससे पहले कि उसे कोई और ना ले जाए। मैं अभी जंगल से अपनी बकरी को लेकर आती हूँ। फिर गीता और उसका पति उसी समय जंगल पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा कि उनकी बकरी जंगल में एक पेड़ से उलझी खड़ी थी। अरे यह तो सचमुच ही हमारी बकरी यहाँ पर है। इसका मतलब है कि मिश्रा जी सचमुच ज्योतिषी बन गया है। उसकी बताई बात बिल्कुल सच निकली है। फिर गीता और राहुल बकरी को लेकर अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद वह दोनों मिश्रा जी के घर जाते हैं। राहुल मिश्रा जी से कहता है, भाई, आज तुम्हारी वजह से हमारी बकरी मिल गई। अगर तुम ना होते तो ना जाने हमें कहां कहां भटकना पड़ता। फिर राहुल ने एक चांदी का सिक्का निकाला और मिश्रा जी को दे दिया। चांदी का सिक्का लेकर मिश्रा जी और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। लेकिन फिर भी मिश्रा जी दिखावा करने के लिए राहुल से कहता है, अरे भाई, ये चांदी का सिक्का देने की क्या जरूरत थी? अरे जब राहुल भैया इतने प्यार से चांदी का सिक्का दे रहे हैं तो रख लो ना। हाँ राहुल, ऋतु सही कहती है। यह सिक्का तुम्हारी ज्योतिषी विद्या का इनाम है। ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है कि मिश्रा जी बहुत बड़ा ज्योतिषी बन गया है। उसे हर चीज का ज्ञान है। अब ऋतु रात में गांव वालों की कोई ना कोई वस्तु छुपा आती और जब गांव वाले मिश्रा जी से अपनी वस्तु के बारे में पूछते तो वह बता देता कि तुम्हारी वस्तु उस जगह पर रखी है। इस तरह दोनों पति पत्नी गांव वालों को पागल बनाकर खूब धन इकट्ठा कर लेते हैं। एक दिन ऋतु मिश्रा जी से कहती है, देखा मेरी चतुराई का कमाल। कुछ ही दिनों में हमने कितना सारा धन इकट्ठा कर लिया है। हमारे पास भी चांदी और 5 सोने के सिक्के इकट्ठे हो गए हैं। ये तो सच में कमाल हो गया ऋतु। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि घर पर बैठे बैठे इतना सारा धन इकट्ठा कर लेंगे। हाँ ऋतु, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम बहुत ही होशियार और अक्लमंद हो। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे, लेकिन अगले दिन ही उनकी खुशी दुख में बदल गई। दरअसल गोविंद नाम के आदमी का घोड़ा सच में गायब हो जाता है। वो अपने घोड़े को बहुत तलाश करता है, लेकिन उसका घोड़ा कहीं भी नहीं मिलता। फिर उसे एक आदमी बताता है, अरे भाई, तुम पास वाले गांव में चले जाओ। वहां मिश्रा जी नाम का ज्योतिषी रहता है। उसे हर चीज का ज्ञान है। तुम्हारा घोड़ा जहां कहीं भी होगा वह तुम्हें बता देगा। उस आदमी की बात सुनकर गोविंद मिश्रा जी के गांव की ओर चल पड़ता है। कुछ ही देर में वह मिश्रा जी के घर पहुंच जाता है और मिश्रा जी से कहता है, ज्योतिषी जी, मेरा प्यारा घोड़ा कहीं गायब हो गया है। आज पूरे 7 दिन हो गए, लेकिन उसका कुछ भी अता पता नहीं चला। उसे खोज खोज के मैं तो थक गया हूं। अब आप ही बता सकते हो कि मेरा घोड़ा कहाँ है। वो मुझे मिलेगा भी
या फिर नहीं? गोविंद की बात सुनकर मिश्रा जी मुंह कर गया। वो सोचने लगा। आज तो फंस गए। कल तक तो ऋतु लोग की वस्तु चुरा कर यहाँ वहाँ रख आती थी, इसलिए मैं उन्हें बता देता था, लेकिन इसका घोड़ा तो सच में गायब हो गया। अब मैं इसके घोड़े के बारे में कैसे बताऊं? मिश्रा जी बहुत परेशान हो जाता है कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। वह गोविंद से कहता है, देखो भाई, घोड़े के बारे में ज्योतिष लगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मैं तुम्हारे घोड़े के बारे में कल बताऊंगा। तुम कल इसी समय आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारे घोड़े के बारे में बता दूंगा। ठीक है ज्योतिषी जी, जैसी आपकी आज्ञा मैं कल आपसे पूछने आऊंगा। इतना कहकर गोविंद निराश होकर अपने घर चला जाता है। उसके जाने के बाद मिश्रा जी अपनी पत्नी से कहने लगा, ऋतु अब क्या होगा? कल को जब वो आदमी आएगा तो उसे मैं क्या जवाब दूंगा? अरे कल को सबके सामने हमारे झूठ की पोल खुल जाएगी। तुम सही कहते हो, हमें इस परेशानी से निकलने का कोई रास्ता जरूर ढूंढना होगा। सारा दिन उन दोनों का परेशानी में बीत जाता है। रात को सोने के लिए जब चारपाई पर लेटते हैं तो नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। अचानक मिश्रा जी को बहुत घबराहट होने लगती है, इसलिए वह घर से बाहर आ जाता है। तभी उसकी नजर एक घोड़े पर पड़ती है। मिश्रा जी जल्दी से अपनी पत्नी को बुलाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे ऋतु, ये घोड़ा किसका है? हमारे गांव का तो मालूम नहीं होता। हमारे गांव में ऐसा घोड़ा किसी के पास नहीं है। कहीं ये घोड़ा उस आदमी का तो नहीं है जो आज हमारे पास अपना घोड़ा के बारे में पूछने आया था? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, वरना इतनी रात में कोई अपना घोड़ा ऐसा खुला कैसे छोड़ सकता है। तुम एक काम करो, जल्दी से इस घोड़े को बांध दो। जब कल वह आदमी आएगा तो हम उसे यह घोड़ा दे देंगे। अगले दिन जब गोविंद मिश्रा जी के घर आया तो मिश्रा जी उससे बोला, तुम्हारा घोड़ा मिल गया। मेरी ज्योतिष विद्या के जरिए तुम्हारा घोड़ा जहां था वहां से सीधा मेरे पास चला आया। फिर मिश्रा जी गोविंद को उसका घोड़ा दे देता है। अपने घोड़े को देखकर गोविंद बहुत खुश होता है। वाह ज्योतिषी जी, आपने तो कमाल कर दिया। आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। मैं आपका जीवन भर एहसान नहीं भूलूंगा। आपने मेरा प्यारा घोड़ा तलाश करके मुझे दे दिया। फिर गोविंद अपनी जेब से 2 सोने के सिक्के निकालकर मिश्रा जी को दे देता है। मैं जानता हूँ आपके ज्ञान के आगे ये 2 सिक्के बहुत कम है। कोई बात नहीं भाई, तुम्हें तुम्हारा घोड़ा मिल गया है और अब तुम बहुत खुश हो। हमें इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। फिर गोविंद अपने घोड़े को लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल देता है। अब मिश्रा जी की ज्योतिष विद्या की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल जाती है। किसी तरह यह बात राजा के कानों तक भी पहुंच जाती है। राजा अपने मंत्री से कहता है, मंत्री जी, हमारे राज्य में इतना ज्ञानी ज्योतिष रहता है और हमें पता भी नहीं है। जाओ, सैनिकों को भेजो, उस ज्योतिषी को बुलाकर हमारे पास लेकर आओ। जी महाराज, मैं अभी सैनिकों को भेजकर उस ज्योतिषी को बुलाता हूँ। फिर मंत्री जी 2 सैनिकों को मिश्रा जी के घर भेजते हैं। ज्योतिषी जी, आपको महाराज ने बुलाया है अभी इसी वक्त। सैनिकों की बात सुनकर मिश्रा जी सोच में पड़ जाता है। कुछ सोचने के बाद वह सैनिकों से बोलता है, तुम चलो, मैं अभी तैयार होकर दरबार में उपस्थित होता हूँ। फिर दोनों सैनिक मिश्रा जी के घर से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिश्रा जी ऋतु से कहता है, ऋतु अब क्या होगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। न जाने महाराज ने मुझे क्यों बुलाया है। अगर उन्हें हमारी सच्चाई का मालूम हो गया तो वह तो हमें सूली पर लटका देंगे। अरे तुम चिंता मत करो राजा, बहुत बड़ा मूर्ख है। हर कोई उसकी मूर्खता के बारे में जानता है। तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ऋतु अपने पति को समझाकर राजा के पास भेज देती है। मिश्रा जी डरते डरते दरबार में जाकर खड़ा हो जाता। फिर महाराज मिश्रा जी से कहते हैं, हमने सुना है कि तुम बहुत बड़े ज्योतिष हो। हमने सही सुना है या यह केवल अफवाह है? आपने सही सुना है महाराज। तो फिर तैयार हो जाओ, हम तुम्हारी ज्योतिष विद्या की परीक्षा लेंगे। हमें भी तो पता चले तुम सच बोल रहे हो या फिर ज्योतिषी बनने का ढोंग कर रहे हो। अगर तुम इस परीक्षा में फेल हुए तो तुम्हारी खैर नहीं। राजा की बात सुनकर मिश्रा जी बहुत घबरा जाता है। वह सोचने लगता है, लगता है संसार में आज मेरा आखिरी दिन है। अब हमारा झूठ अवश्य ही पकड़ा जाएगा। हे ईश्वर, आज कैसे भी मुझे महाराज से बचा लो। मिश्रा जी ये सोच ही रहा था कि महाराज उससे बोले, मिश्रा जी, अपनी ज्योतिष विद्या से बताओ कि इस समय हमारी मुट्ठी में क्या बंद है। घबराहट में मुंह से निकला, हाय रे मोती, अब तो तू गया। ये मिश्रा जी का सौभाग्य था कि राजा ने अपनी मुट्ठी में एक मोती बंद किया था। मिश्रा जी के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर
राजा कहने लगा, मान गए मिश्रा जी, तुम तो बहुत ही बड़े ज्ञानी हो। हमारी मुट्ठी में सचमुच मोती ही था। राजा की यह बात सुनकर मिश्रा जी ने चैन की सांस ली। फिर महाराज घोषणा करते हैं। हम आज से मिश्रा जी को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त करते हैं। ये सुनकर मिश्रा जी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। फिर वह महाराज से आज्ञा लेकर जल्दी से अपने घर गया और सारी बात अपनी पत्नी ऋतु को बताई। ये खबर सुनकर ऋतु खुशी से उछल पड़ी, लेकिन राजा के इस फैसले से उनके महामंत्री बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसीलिए वह सोचते हैं, महाराज ने मिश्रा जी को अपना सलाहकार बनाकर अच्छा नहीं किया। अब महाराज वही करेंगे जो मिश्रा जी कहेगा। ऐसे तो महाराज की नज़रों में मेरी कीमत कम हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे किसी भी तरह से मिश्रा जी को सलाहकार के पद से हटाना होगा। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन मंत्री जी महाराज से कहते हैं, महाराज मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मिश्रा जी को इतना सम्मान देकर वह इतने आदर का पात्र नहीं है। मंत्री जी, मैं कोई गलती नहीं कर रहा। मिश्रा जी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, उससे मान सम्मान मिलना ही चाहिए। हमें ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। महाराज, मैंने मिश्रा जी के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की है। मिश्रा ने आपका सलाहकार बनने से पहले बहुत ही आलसी था और सारा दिन अपने घर के आगे बैठकर बिता देता था। फिर एकदम ये अचानक से ज्योतिषी बन गया। महाराज, मुझे तो लगता है कि मिश्रा जी आपके साथ ठगी कर रहा है। वो ढोंग रचाकर आपका सलाहकार बन बैठा है। अगर जल्द ही आपने कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मिश्रा जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह हमें पागल बना सके, और वैसे भी उसकी बताई हुई हर बात सच साबित होती है। इसलिए मैं तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। अब तुम यहाँ से जाओ। महाराज महामंत्री जी की बात का विश्वास नहीं करते, लेकिन मिश्रा जी को किसी तरह मालूम हो जाता है कि महामंत्री उसे सलाहकार के पद से हटाने की योजना बना रहे हैं। इसीलिए मिश्रा जी अपनी पत्नी से कहता है, ऋतु महामंत्री जी मुझे सलाहकार के पद से हटवा चाहते हैं, इसलिए वह रोज मेरे खिलाफ महाराज के कान भरते हैं। अगर महाराज ने उनकी बात का विश्वास कर लिया तो जल्द ही हम पर कोई मुसीबत टूट पड़ेगी। लगता है महामंत्री को सबक सिखाना ही होगा। तुम परेशान मत हो, मैं इसका भी कोई ना कोई हल निकाल ही लूंगी। अगले दिन ऋतु किसी तरह रानी का हार चुरा लेती है और फिर मिश्रा जी से कहती है, मैं रानी का हार चुरा लाई हूँ। अब हमें किसी भी तरह यह हार महामंत्री के घर छुपाना होगा। जब महाराज तुमसे हार के बारे में पूछे कि हार किसने चुराया है, तो तुम महामंत्री का नाम बता देना। फिर ऋतु विस्तार से अपनी पति को अपनी योजना बताती है। दूसरी ओर रानी महाराज के पास जाती है। रानी को उदास देखकर महाराज कहते हैं, क्या हुआ रानी, आप इतनी उदास क्यों हैं? आपका चेहरा उतरा हुआ है, ऐसा क्यों? क्या कोई परेशानी है जो आप हमें बता नहीं रही है? महाराज, किसी ने मेरा अमूल्य हार चुरा लिया है। वह हार मेरे लिए बहुत खास था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हार चोरी कैसे हो गया। मैं तो उसे बहुत संभाल कर रखती थी। कोई इतनी बड़ी जुर्रत कैसे कर सकता है कि तुम्हारा हार चुरा ले जाए? यह तो असंभव सा लगता है। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा कौन है जो इतनी बेशर्मी से आपका हार चुराने की हिम्मत कर सकता है। आप चिंता मत करो, मैं इस मामले को जल्द ही हल करूंगा और उस चोर को ढूंढकर उसे सजा दूंगा। राजा ने 2 सैनिकों को आदेश दिया, जाओ इसी समय ज्योतिषी मिश्रा जी को बुलाकर लाओ। सैनिक उसी समय मिश्रा जी को बुलाने चले गए। उधर दूसरी ओर ऋतु महामंत्री के घर जाती है और उनकी पत्नी से कहती है, बहन, मैं इधर से गुजर रही थी कि प्यास लग गई। तुम्हारा घर सामने देखा तो पानी पीने चली आई। दीदी, आपने बिल्कुल सही किया। मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर महामंत्री की पत्नी ऋतु के लिए पानी लेने चली जाती है। उसके जाते ही ऋतु झटपट रानी का हार मेज पर रखे फूलदान में डाल देती है। तभी महामंत्री की पत्नी ने पानी लाकर ऋतु को पिलाया। उसके बाद ऋतु उनसे कहने लगी, बहन, कुछ सुना तुमने? रानी का हार चोरी हो गया है। अभी तक पता नहीं चला यह हार किसने चुराया है। क्या रानी का हार चोरी हो गया है? लेकिन रानी का हार चोरी कैसे हो सकता है? दूसरी ओर दोनों सैनिक मिश्रा जी के घर पहुंच जाते हैं और मिश्रा जी से कहते हैं, ज्योतिषी जी, महारानी का हार चोरी हो गया है, इसलिए महाराज ने आपको इसी समय बुलाया है। जल्दी हमारे साथ चलो। मिश्रा जी उसी समय सैनिकों के साथ महाराज के पास पहुंच जाता है। ज्योतिषी जी, हमारी रानी का हार चोरी हो गया है। आप अपनी ज्योतिष विद्या से बताइए कि यह हरकत किसने की है। मिश्रा जी महाराज की बात सुनकर ढोंग करने लग जाता है। किया हुआ ज्योतिषी जी,
आप किस सोच में डूब गए? महाराज, बात ही कुछ ऐसी है। मैंने अपनी ज्योतिषी विद्या से चोर का पता लगा लिया है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी बताइए कि वो चोर कौन है। महाराज, ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि चोर कोई और नहीं बल्कि हमारे महामंत्री जी हैं। ये तुम क्या कह रहे हो ज्योतिष जी? मैं यह कभी नहीं मान सकता कि हार महामंत्री ने चोरी किया है। अरे महामंत्री जी मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी हैं। महामंत्री जी ऐसा नीच काम कभी भी नहीं करेंगे। लगता है इस बार आप कहीं चूक गए हैं, तभी आप यह गलत भविष्यवाणी कर रहे हैं। महाराज, अगर आपको मेरी भविष्यवाणी पर शक है तो आप ऐसा करिए, मेरे साथ इसी समय महामंत्री जी के पास चलिए। मैं आपको वहीं पर बताऊंगा कि महामंत्री ने हार कहाँ छुपाया है। मिश्रा जी, तुम एक नेक और सच्चे इंसान पर आरोप लगा रहे हो। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सबके सामने तुम्हें सूली पर लटका दूंगा। फिर महाराज और मिश्रा जी कुछ सैनिकों के साथ महामंत्री के घर पहुंच जाते हैं। राजा को अपने घर आता देख महामंत्री घबरा जाते हैं। महाराज, आप यहाँ मुझे आदेश दिया होता, मैं खुद आपके पास दौड़ा चला आता। महामंत्री जी, बात ही कुछ ऐसी है जिसके सच और झूठ का निर्णय यहाँ आए बिना कभी भी नहीं हो सकता था। ऐसी कौन सी बात है महाराज जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो? महामंत्री जी, हमारी रानी का हार चोरी हो गया है। ज्योतिषी जी का कहना है कि वह हार आपने चुराया है। महाराज की यह बात सुनकर महामंत्री के होश उड़ जाते हैं। फिर वो महाराज से कहते हैं, महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं रानी का हार चुरा सकूं। मैंने वर्षों तक आपकी सेवा की है, फिर भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? मिश्रा जी का दिमाग फिर गया है जो ये ऐसा झूठ आरोप मुझ पर लगा रहा है। महाराज, अभी झूठ और सच का पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर सच। फिर मिश्रा जी मेज पर रखे फूलदान को हटाता है। जैसे ही मिश्रा जी फूलदान को हटाया है तो हार फूलदान में नीचे थी। ये सब देखकर महामंत्री घबरा जाते हैं। फिर महाराज गुस्से में कहते हैं, महामंत्री जी, यह सब क्या है? महारानी का हार यहाँ पर कैसे आया? मैंने आपके ऊपर कितना विश्वास किया, लेकिन आपने आज मेरा विश्वास तोड़ दिया। महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, मैं नहीं जानता कि ये हार यहाँ पर कैसे आया। जरूर मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही महाराज आग बबूला हो उठे और कहने लगे, महामंत्री जी, रानी का हार चोरी करके आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। सैनिकों, महामंत्री को अभी इसी वक्त कारागार में बंद कर दिया जाए और इनसे सारी सुख सुविधाएं छीन ली जाएं। महामंत्री जी महाराज के सामने गिड़गिड़ा रहे, लेकिन महाराज ने महामंत्री की एक ना सुनी। फिर सैनिक महामंत्री को अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद मिश्रा जी महाराज से आज्ञा लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी ऋतु से कहता, ऋतु, मुझे लगता है अब हमें यह ज्योतिषी बनने का ढोंग छोड़ देना चाहिए। हमने अपने एक दुश्मन का तो सफाया कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि अब हमारे विरुद्ध कोई और चाल नहीं चलेगा। अगर किसी तरह महाराज को हमारे झूठ के बारे में पता चल गया तो वह मेरा सर कलम करवा देंगे। ऋतु, तुमने जो खेल शुरू किया ये खतरे का खेल है। हमें और नहीं खेलना चाहिए इसे। आप सही कहते हो। राजा का कुछ पता नहीं, वह कभी भी हमें अपना शिकार बना सकता है। मैंने इस खतरे के खेल से बचने का उपाय भी सोच लिया है। मैं आज ही महल में यह बात फैला दूंगी कि बहुत पढ़ने और पूजा पाठ करने से ज्योतिषी जी पागल हो गए हैं। तब तुम्हें पागल जानकर राजा तुम्हें सलाहकार के पद से हटा देंगे और तब हम फिर से चैन की जिंदगी बिता सकेंगे। ऋतु उसी समय महल में राजा के पास गई और कहने लगी, महाराज, गजब हो गया, मेरे पति का दिमाग चला गया, वह पागल हो गए। क्या ज्योतिषी जी पागल हो गए? लेकिन यह कैसे हुआ ऋतु? फिर ऋतु रोते रोते महाराज मिश्रा जी के बारे में झूठी कहानी सुना देती है कि मिश्रा जी पागल हो गया है। ये बात सुनकर राजा को बहुत दुख होता है। फिर वह ऋतु से बोलते हैं, हमें बेहद दुख है कि ज्योतिषी जी पागल हो गए, इसलिए हमें उन्हें सलाहकार के पद से हटाना होगा। लेकिन तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे खर्च के लिए 1000 सोने के सिक्के देंगे। राजा की बात सुनकर ऋतु अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। फिर महाराज ऋतु को 1000 सोने के सिक्के दे देते हैं। महाराज, आप बहुत दयालु हैं। यह हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आप भले और नेक दिल राजा मिले। फिर ऋतु सोने के सिक्के लेकर अपने घर चली जाती है और सारी बात अपने पति को बताती है। उसके बाद मिश्रा जी और ऋतु खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं।